था, चमड़े पर झुर्रियां नहीं पड़ी थी। वर्षा की झड़ी में, पुष्प की रातों की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में नंगे शरीर घूमने में सुख मानता था। नंगे शरीर पे घूमता तो भी क्या मानता, चाहे कड़कड़ाती सर्दी हो चाहे जेठ की गर्मी हो। उसकी चढ़ी हुई मूंछें बिच्छू के डंक की तरफ देखने वालों की आंखों में चुभती थी। मूंछें चढ़ी हुई बिच्छू के डंक की तरफ, मूंछें ऐसे करके रखते आदमी के परिवेश का वर्णन कर रहा है जैसे व्यक्ति का। और उम्र कितनी है उसकी, 50 वर्ष की। उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नागपुरी धोती या लाल रेशमी किनारा दूर से ध्यान आकर्षित करता। धोती नागपुर की पहनता, दूर से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता। कमर में बनारसी सेले का फेटा जिसमें सीट की ऊंट का बिछुआ खोसा रहता था। उसके घुंघराले बालों पर सुनहरे पल्ले के छापे का शोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता था। ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ा धार का गंडा सा मनुष्य उसके लिए बोल रहा है। ये भी उसकी धज पंजों के बल जब वह चलता था तो उसकी नसें चटाचट बोलती थी। वह गुंडा था। वो कौन था? उसकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया है जयशंकर प्रसाद ने। बदन पे कुछ नहीं पहनता, बनारसी धोती कहाँ की पहनता है? बनारसी नागपुरी धोती पहनता है। ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वो काशी नहीं रह गई थी, जिसमें उपनिषद के अजातशत्रु की परिदर्श में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। काशी का परिदृश्य कुछ परिवर्तन हो गया था। विद्वान संस्कृत सीखने के लिए आते थे, वो काशी नहीं रही। गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म दर्शन के वाद विवाद कई शताब्दियों से लगातार मंदिरों और मठों के ध्वंस और तपस्वियों के वध के कारण प्राय बंद से हो गए थे। यहाँ तक कि पवित्रता और स्वच्छता में कट्टर वैष्णव धर्म भी उस विश्रृंखला में नवागंतुक धर्मोत्पाद में अपनी असफल देकर काशी में अपूर्ण रूप से धारण करा था। उसी समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देखकर काशी के विच्छिन्न और निराश नागरिक जीवन के एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि की। काशी के परिदृश्य की और वर्णन है। लोगों के मन में निराशा है क्योंकि वो पुरानी काशी नहीं रही, जो संस्कृति के कारण प्रसिद्ध शिक्षा की नगरी थी प्राचीन समय, वो काशी नहीं रही। वीरता जिसका धर्म था, अपनी बात पर बैठना, सिंह वृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंदी कहते हैं विरोधी को, पर शस्त्र न उठाना, सताए निर्बलों को सहायता देना और प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिए घूमना उसका बाना था। बाना ये पहचान किसकी पहचान थी? काशी के गुंडे की बात करते हैं। उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। उन्हें लोग काशी में क्या कहते थे? गुंडा कहते थे। जीवन की किसी अलग अभिलाषा से वंचित होकर जैसे प्राय लोग विरक्त हो जाते हैं, विरक्त मोह माया से ध्यान हटना, उसे कहते हैं विरक्त हो जाना। ठीक उसी तरह किसी मानसिक चोट से घायल होकर एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र होने पर भी, प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र समाज में मान्यता प्राप्त, उसे कहते हैं प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र था। ननकपुर सिंह गुंडा हो गया। गुंडे का नाम क्या? ननकपुर सिंह। ननकपुर सिंह गुंडे का नाम क्या है? ननकपुर सिंह। और किसका बेटा था? जमींदार का बेटा था। और वो क्या हो गया था? गुंडा। सीधा सवाल है, गुंडे का नाम क्या था? ननकपुर सिंह। एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र होने पर भी ननकपुर सिंह गुंडा हो गया था। दोनों हाथ से उसने अपनी संपत्ति लुटाई। सारी संपत्ति दोनों हाथों से उसने बांट दी जनता के अंदर। ननकपुर सिंह ने बहुत सा रुपया खर्चा करके जैसा स्वांग खेला था, स्वांग दिखावे का खेल, उसे काशी वाले बहुत दिनों तक नहीं भूल सके। वसंत ऋतु में कौन से शहर का वर्णन है? प्रतिष्ठित जमींदार का बेटा सारी संपत्ति लौटा दी और उसके बाद वो क्या बन गया? गुंडा। संपत्ति लोगों को उसने दान में दे दी थी। वसंत ऋतु में 4 ऋतु आती है, वसंत, ग्रीष्म, शीत और कौन सी? सर्दी, गर्मी, वसंत। वसंत ऋतु में 6 ऋतु होती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, शिशिर और शीत एक बात है। वसंत इसे ऋतुराज भी कहते हैं।
जुओं का राजा। सरदन शिशिर एक ये होगी ना, अच्छे होगी। वसंत ऋतु का वर्णन है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहता है। जब नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती है पेड़ पौधा पर, नई कोपलें खिलनी शुरू हो जाती है, उस समय का वर्णन है वसंत ऋतु। होली के सर्दियां जाने के बाद होली के समय जब वृक्षों पर पत्ते झड़ने और नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, वसंत ऋतु में ये प्रश्न पूर्वक अभिनय खेलने के लिए उन दिनों प्रचुर धन बल निर्भीकता उत्सुकता की आवश्यकता होती थी। एक बार ननको सिंह ने भी एक पैर में नुपुर, नुपुर कहते हैं घुंघरूओं को, घुंघरू होते हैं ना, उसे कहते हैं नुपुर। एक हाथ में तोड़ा, एक आंख में काजल, एक कान में हजारों के मोती तथा दूसरे कान में फटे हुए जूतों का तला लटका। ये भी गुंडों का पान होता है। एक कान में हजारों के मोती लटका दिए, दूसरे कान में फटे हुए जूतों का तला। तला भी समझ गए? एक में जड़ो ऊंट की तलवार, एक में तो जड़ो ऊंट तलवार जो पकड़ने के जगह होती है उसे कहते हैं ऊंट। दूसरा हाथ आभूषणों से लदी हुई अभिनय करने वाली प्रेमिका के कंधे पर रखकर गया था। कहीं बैंगन वाली मिले तो बुला देना। गीत गा रहे, कहीं बैंगन वाली मिले तो। प्राय बनारस के बाहर की हरियालियों में अच्छे पानी वाले कुओं पर गंगा की धार में मचलती हुई डोंगी और वो दिखाई पड़ता था। डोंगी रास्ते के लेकर कभी कभी जुआ खाने से निकलकर जब वह चौक में आ जाता तो पास की रंगीली रेस से मुस्कुराकर उसका स्वागत करती। उसके दृढ़ शरीर को सस्पर्श देखती। वो तमोली की दुकान पर बैठकर गीत सुनाता। तमोली अभी दारू के ठेके होते ना, वैसे पहले वीडियो के ठेके होते थे, जैसे कहते तमोली वाहन की दुकान। ऊपर कभी नहीं जाता। जुए की जीत का रुपया मुट्ठियों में भर भर कर उसकी खिड़की में वो इस तरह उछालता कि कभी कभी समाजी लोग उसका सिर सहलाते, तब वह ठठाकर हंस देता। जब कभी लोग कोठे के ऊपर चलने के लिए कहते तो वो उदासी के साथ खींच कर चुप हो जाता। यानी वैसे की तरफ अपने सारे रुपए फेंक देता, लेकिन कभी उनकी तरफ जाता नहीं। दूर से रुपए फेंक बोलो मत पीछे वाले। वो अभी बंसी भी जुए खाने से निकला था। वंशी के जुए खाने से निकला था। किसके जुए खाने से निकला था? वंशी किसी व्यक्ति का नाम है। आज उसकी कोडी ने साथ न दिया। 16 परियों के नृत्य में उसका मन न लगा था। मन्नू तमोली की दुकान पर बैठते थे। तमोली का नाम क्या? मन्नू। तमोली पान बेचने का काम करता। बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू पान पहले उनके ठेके निकलते थे, अब वर्तमान में दुकान दुकान पर बिकने लगे। दारू का ठेका कैसे बोला जाता है? पान से संबंधित तंबाकू से संबंधित दुकान होती है, उसे कहते हैं तमोली। ये तंबाकू संबंधित सारी सामग्री पहले उनके ठेके की तरह अलग से दुकान होती थी। 16 परियों के नृत्य में उसका मन न लगा था। मन्नू तमोली की दुकान पर बैठते हुए उसने कहा, आज शायद अच्छी नहीं रही। मन्नू, क्यों मालिक? चिंता किस बात की है? शायद स्वास्थ्य के लिए गिरा है। हम लोग किस दिन के लिए हैं? सब आप ही के तो हैं। मुंडा ननको सिंह मन्नू तमोली की दुकान पर बैठा गया। अरे बुद्धू ही रहे तुम। ननको सिंह जिस दिन किसी से लेकर जुआ खेलने लगे तो उसने समझा वो मर गए। तुम जानती नहीं कि मैं जुआ खेलने कब जाता हूँ? जब मेरे पास पैसा नहीं रहता, उसी दिन नाल पर उठते ही जिधर बड़ी देर रहती उसी को दबाता हूँ और फिर वही दाव आता है। बाबा कीनाराम का ये वरदान है। इसका वरदान है कीनाराम का। जब जेब में पैसे नहीं होते तो जुआ खेलने चले जाता है। जहाँ अधिक रुपए होते उसको दबा के रुपए हड़प। तब आज क्यों मालिक? पहला दाव तो आया ही, फिर 2-4 हाथ बनने पर सब निकल गया। तब भी लो ये 5 रुपए बचे। 1 रुपया तो पान के लिए रख लो और 4 के दो मल्लू की कथक को कह दो कि दुलारी के गाने के लिए कह दें। हाँ वही एक गीत फिल्मी विदेश प्रदेश रहे। ननको सिंह की बात सुनते ही मल्लू की जो भी गाजे की चिलम पर रखने के लिए अंगारा चोर कर रहा था, अंगारा खोलने के लिए खीरा घबरा कर उठा उड़ा हुआ था और सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ चल गया। चिलम को देखता ही ऊपर चढ़ा, इसलिए उसे चोट भी लगी, पर ननको सिंह की भ्रुकुटी देखने की शक्ति उसमें कहां। उसने ननको सिंह की वो मूर्ति न भूली थी जब वो पान की दुकान पर जुए खाने से जीता हुआ रुपए भरा
तोड़ा लिए बैठा था। दूर से बोधी सिंह की बारात का बाजा बजता हुआ आ रहा था। किसकी बारात थी? ननकू ने पूछा ये किसकी बारात है? ठाकुर बोधी सिंह के लड़के की। बोधी सिंह की किसकी है? लड़के की बारात है। मन्नू के इतना कहते ही ननकू ने होठ फटने लगे। उसने कहा मन्नू ये नहीं हो सकता, आज इधर से बारात नहीं जाएगी। गुंडा चेतावनी दे देता है कि आज इधर से बारात नहीं। किसको कहता है पहले वो? मन्नू से कहता है। मन्नू कौन है? दुकानदार, तमोली। दुकान वाला मत मानो उसको, तमोली ही कहो। तमोली कौन था? तमोली कौन था भाई? मन्नू। अपन एक समय तेजा लिखवा देंगे। ठाकुर बोधी सिंह के लड़के की मन्नू के इतना कहते ही ननकू के होठ फड़कने लगे। उसने कहा मन्नू ये नहीं हो सकता, आज इधर से बारात न जाएगी। बोधी सिंह हमसे निपट कर बारात इधर से ले जा सकेंगे। मन्नू ने कहा तब मालिक मैं क्या करूं? ननकू गंडा सा कंधे पर से और ऊंचा करके, गंडा सा चिमटे जैसी सदी होती है कंधे पे रखता, ऊंचा करके मलुकी से बोला मुल्क क्या देखता है? सारा संसार देखता है। अभी जा ठाकुर से कह दे कि बाबू ननकू सिंह आज यही लगाने के लिए खड़े हैं, समझकर आवे, लड़के की बारात है। मुल्क क्या काफला हुआ ठाकुर बोधी सिंह के पास गया। बोधी सिंह और ननकू से 5 वर्ष से सामना नहीं हुआ था। किसी दिन नाल पर कुछ बातों में कहा सुनी होकर बीच बचा हो गया था नाल रास्ते पर, फिर सामना नहीं हो सका। आज ननकू जान पर खेल कर अकेले खड़ा है। बोधी सिंह उसे आने को समझते हैं। उन्होंने मलुकी से कहा जा बे कह दे कि हमको क्या मालूम कि बाबू साहब कहाँ खड़े हैं, जब वो है ही तो दो समझी जाने का क्या काम है। बोधी सिंह छोटा और मलुकू के कंधे पर थोड़ा लाद कर बाजे के आगे ननकू सिंह बारात लेकर गए। ब्याह में जो कुछ हुआ खर्च किया, ब्याह कराकर तब दूसरे दिन किसी उसी दुकान पर आकर रुक गई। लड़के को और उसकी बारात को उसके घर भेज दिया। लड़के को और बारात को कहाँ भेज दिया? घर भेज दिया। ननकू सिंह और बोधा सिंह ने समझौता किया। मुलुकू को भी 10 रुपया मिला था। उस दिन फिर ननकू सिंह की बात सुनकर बैठे रहना और यम को न्योता देना एक ही बात है। उसने जाकर दुलारी से कहा ठेका लगा रहे तुम गाओ, तब तक बुल्लू सारंगी वाला पानी पीकर आता है। बाप रे कोई आप बताइए क्या? बाबू साहब सलाम करकर खिड़की से मुस्कुराकर झांका था कि ननकू सिंह उसके सलाम का जवाब देकर दूसरे आने वाले को देखने लगे। हाथ में हैराती की पतली सी छड़ी, आंखों में सुरमा, मुंह में पान, आंखों में क्या लगा के रखा था? सुरमा। काजल की तरह ही बता सकता सुरमा को लगा के। मुंह में पान, मेहंदी लगी हुई, लाल दाढ़ी और दाढ़ी में क्या लगी हुई? ये उसके चरित्र का वर्णन है। ननकू सिंह का चरित्र किस प्रकार का था शब्दों में लिखिए। मुंह में पान, आंखों में सुरमा, हाथों में हरोती की पतली सी छड़ी और मेहंदी लगी हुई लाल दाढ़ी, जिसके सफेद जड़ दिखलाई पड़ रही थी। सफेद जड़, बाल सफेद दिखलाई पड़ रहे थे। कुवेदार टोपी, छलकियां मेरे का, साथ में लेसदार परत वाले 2 सिपाही, साथ में 2 गार्ड भी रहता सिपाही। कोई मौलवी साहब है। ननकू हंस पड़ा। ननकू की और बिना देखे ही मौलवी ने एक सिपाही से कहा जाओ दुलारी से कर दो कि आज रेजिडेंट साहब की कोठी पर मुजरा करना होगा। अभी चलो देखो। तब तक जान अली ने कुछ इत्र दे रहे थे। सिपाही ऊपर चढ़ रहा था, मौलवी दूसरी ओर चले थे कि ननकू ने ललकार कर कहा किसी मौलवी को चुनौती दी है। दुलारी हम कब तक यहाँ बैठे रहे? क्या सभी सरंगिया नहीं आया? दुलारी ने कहा वाह बाबू साहब आप ही के तो लिए हैं यहाँ बैठे हैं, सुनिए ना। आप तो अभी ऊपर ढोल के जल उठा। उसने कड़कर का चौबदार अभी वो चोर की बच्ची उतरी नहीं, जाओ कोतवाल के पास मेरा नाम लेकर कहो मौलवी अलाउद्दीन कुबरा ने बुलाया है, आकर उसकी मरम्मत करे। देखता हूँ जब से नवाबी गई इन काफिरों की मस्ती बढ़ गई है। कुबरा मौलवी बाप रे तमोली अपनी दुकान संभालने लगा। पास की दुकान पर बैठकर घूमता हुआ बाजार चौक कर सिर में चोट खा गया। उसी मौलवी ने तो महाराज चैत सिंह के 3 सेर चिट्ठी के सिर का तेल मांगा था। मौलवी अलाउद्दीन कुबरा। मौलवी का नाम क्या है? अलाउद्दीन। बाजार में हलचल मच गई। ननकू सिंह ने मन्नू से कहा क्यों चुपचाप बैठोगी नहीं? दुलारी ने कहा वहीं से भाई जी इधर उधर हिलने का काम नहीं, तुम गाओ। हमने ऐसे घसियारे बहुत से देखे हैं। अभी कल रमल के पास फेंक कर अदेला मांगता तो आज चलाए रोक डांटते हैं। अब कुबरा ने घूमकर उसकी ओर देखकर कहा कौन है ये पाची? तुम्हारे चाचा बाबू ननकू सिंह के साथ ही पूरा बनारसी झापड़ पड़ा। कुबरा का सिर घूम गया। दोनों में झगड़ा हो गया। मौलवी और डाकू गुंडा ननकू सिंह के बीच। लहस के
परतले वाले सिपाही दूसरी ओर भाग चले। मौलवी साहब सोनिया का जान अली की दुकान पर लड़खड़ाते हुए गिरते पड़े, इसी तरह पहुंच गए। जान अली ने मौलवी से कहा, मौलवी साहब भला आप भी उस गुंडे के मुंह लगने लगे, ये तो कहिए कि उसने गंडा सा नहीं तोड़ दिया, गंडा सा हथियार है उसके हाथ में। कुबरा के मुंह से बोली नहीं निकल रही थी, तो दुलारी गा रही थी। बिल्मी विदेश रही, गाना पूरा हुआ, कोई आया गया नहीं। तब मनकू सिंह धीरे धीरे टहलता हुआ दूसरी ओर चला गया। थोड़ी देर में एक डोली ऐसी पर्दे से ढकी हुई, साथ में एक चौकीदार भी था। चौकीदार सुरक्षा गार्ड। उसने दुलारी को राजमाता पन्ना की आगे सुनाई। दुलारी चुपचाप डोली पर जा बैठी। डोली धूप और संध्या काल की धुएं से भरी हुई बनारस की तंग गलियों से होकर सिवाने घाट की ओर चली। कितना टाइम है? हो गया मतलब 5 मिनट पड़े टाइम कितना हुआ? 40 35 हुए।